हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब फ्रांस को एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे ने टेक ओवर किया था तो वहाँ क्या हुआ था। नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस को कैप्चर किया और वहाँ पर अपने लॉज एंड ऑर्डर फॉलो करवाए। डिक्टेटर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि तानाशाही, जो उसका मीनिंग है कि अपने ही रूल्स बनाने हैं, किसी जनता के बारे में नहीं सोचना है। इस तरीके की कई चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। बट जब हमने वो स्टडी किया था तो हमने देखा था कि वहाँ के जो पीपल हैं दे वर वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द स्टेप्स टेकन बाय नेपोलियन बोनापार्टे। फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन बोनापार्टे ने जो भी स्टेप्स लिए थे उनसे बहुत ज़्यादा उनको सराहा था, और उनके जो बेसिकली स्टेप्स फेवरिज्म में थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में थे। हमने पढ़ा था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में सबसे पहले तो ये हर जगह जो टैक्स लगता था उसको ख़त्म करवाया। उसके बाद उन्होंने फ्यूडल सिस्टम हटाया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि बड़े बड़े जमींदारों की जो लैंड होती थी वहाँ पर लेबर्स से काम करवाया जाता था। हालांकि उनको पेमेंट होती थी उस चीज़ की, लेकिन उनको टैक्स भी भरना पड़ता था। इस चीज में उन्होंने वो किया। इनके इस स्टेप्स से, जैसे कि सबके लिए क्या बोलते हैं, ये टैक्सेस हटाने और फ्यूडल सिस्टम वगैरह हटाना, पेजेंट्स वर्कर्स वर वेरी मच हैप्पी। दे अप्रिशिएटेड हिज स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पीपल। उसके बाद हमने पढ़ा कि उन्होंने और भी कई सारे चेंजेस लाए थे इक्वल वो करने के लिए, लोगों को आपस में काम करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे, जो कहते हैं ना कि हम अच्छा ही करते जाते हैं, लेकिन हमारी एक सिंगल मिस्टेक भी हम पे भारी पड़ जाती है। वही नेपोलियन बोनापार्टे के साथ हुआ। फ्रांस में जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तरफ जो स्टेप्स लिए थे, लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन जब उन्होंने फ्रांस के आसपास के एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट किया, मतलब उनसे लगी हुई टेरिटरीज या उनसे लगे हुए एम्पायर्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया, तो वहां उन्होंने अपना अलग नियम लगाए। जैसे कि टैक्सेस में इंक्रीजमेंट कर दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लगाई, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करवाया गया। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनसे शुरुआती दौर में तो जब लोगों को पता चला अब नेपोलियन बोनापार्टे यहाँ पर भी टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थे। लेकिन धीरे धीरे वो हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। मतलब जो लोगों का शुरुआती उत्साह था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए थे जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, और जिसके कारण नेपोलियन के लिए उन लोगों के मन में हेट्रेट पैदा हो गई थी। यहां तक हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेपोलियन बोनापार्टे ने कैप्चर किया, उन्होंने अपना वहां राज चलाया, उन्होंने अपने लॉज लगाए, सब कुछ किया। कभी लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया तो कभी लोगों के मन में उनके लिए हेट्रेट थी। हेट्रेट बेसिकली उन लोगों के मन में थी फ्रांस के बाहर के जो थे, जिन एरियाज को नेपोलियन ने कैप्चर किया था। तो अब पढ़ते हैं हम अपने नए अगले टॉपिक की ओर, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। धीरे धीरे क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे का राज वहां पर खत्म हो गया। एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे को शिकस्त हासिल हुई, और उनको हराने का क्रेडिट सीधे किसको जाता है? 4 नेशंस को उनको हराने का क्रेडिट जाता है। और वो 4 नेशंस थे ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। इन 4 नेशंस ने आपस में मिलकर नेपोलियन बोनापार्टे को हार दिलवाई, और फ्रांस में अलग तरीके का नियम लागू हुआ। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रही हूं, मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब आप लोगों बोलोगे कि जब हमने स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, तो आपने बताया था मैम कि नेशनलिज्म में एक फीलिंग है, एक पेट्रियोटिक फीलिंग है जो 3 फैक्टर्स को लेकर इंसान में या पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप होती है। तो अब ये मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या है? देखो बेटा, किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए हमें उसकी क्रिएटिविटी पे जाना पड़ता है, उसे क्रिएट करना पड़ता है। इसी तरीके से नेशनलिज्म को यूरोप में क्रिएट किया गया, बनाया गया। अब उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हुआ ये था कि अभी जैसे हम लोग अगर वर्ल्ड मैप लेकर चलते हैं तो हमें पता है यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे हॉलैंड है, यहाँ पर बेल्जियम है, यहाँ पर रशिया है, या यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। हम लोग सब चीज डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड मैप स्टडी किया है, हमें पता है कि कौन सी एरिया में क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं 18th सेंचुरी की, मिड ऑफ 18th सेंचुरी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
मिड ऑफ 18th सेंचुरी इन यूरोप नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। मिड 18th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम पे यूरोप में कोई भी ऐसा नेशन नहीं था। मैंने तो आपको वर्ल्ड मैप का एग्जांपल एक जनरली दिया कि मैंने उसमें ऑस्ट्रेलिया बताया, आपको इंडिया बताया, मतलब हमें पता है कि कौन सी चीज कहां पर है वर्ल्ड मैप को स्टडी करने के बाद। लेकिन आज से पहले अगर मैं 18th सेंचुरी में जाऊं, मिड ऑफ 18th सेंचुरी में जाऊं, उस वक्त लोगों को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी एक पर्टिकुलर नेशन की। लोग नहीं जानते थे कौन सा क्या नेशन है। वहां पर उस टाइम पे जो चलता था एम्पेरिकल रूल चलता था, एम्पायर्स वाला। जैसे डचेस हो गए, उन्होंने अपना एक एरिया कवर किया और अपना एम्पायर घोषित कर दिया कि ये यहां से यहां तक हमारा है। लेकिन एक पर्टिकुलरली बाउंड्री सेटअप नहीं होती थी कि इस वाली बाउंड्री के अंदर ये है या इस वाली बाउंड्री के अंदर ये है। वो क्या करते थे, आगे बढ़ते जाते थे, जितना एरिया कैप्चर कर सकते थे वो अपने एम्पायर में उसको ऐड कर देते थे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नो नेशन वॉज नोन। हमें पता नहीं था कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी में कि कौन सा नेशन क्या है। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्पायर्स के थ्रू वो कैप्चर करते थे। अगर डचेस का एम्पायर है, उन्होंने कहा यहां से यहां तक हमारा है, थोड़े दिन बाद वो उसको और वास्ट कर देंगे आगे का एरिया कवर अप करके। इस तरीके का रूल वहां पर चलता था। उस टाइम पे हमें कोई क्लियर बाउंड्रीज के बारे में नहीं पता था। ठीक है। और सबसे पहले इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, हमने बात की मिड ऑफ 18th सेंचुरी की कि हमें नेशन वाइज नहीं पता था कौन सा नेशन क्या है, लेकिन सोसाइटी तो रही होगी, लोग तो रहते रहे होंगे, अलग अलग तरीके के लोग रहे होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर पहली जो वहां पर क्लास हुआ करती थी यूरोप में, जो पहली क्लास हुआ करती थी। और अगर मैं फ्रांस की बात करूं या इससे जो हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर मैं वहां की बात करूं तो भले ही नेशंस नहीं थे, हमें नहीं मालूम था कि कौन सी बाउंड्री क्या है। ये तो हम लोगों ने बाद में बताया कि ये फ्रांस है, ये रशिया है, या ये आपका पेरिस है। ये सब बाद में डिफाइन हुआ। उस टाइम तक कोई नेशन बाउंड्रीज नहीं थी। नो वन कैन डिफाइन दोस प्लेसेस। लेकिन लोग वहां रहते थे तो ऑब्वियस उनमें क्लासेस भी डिवाइड रही होंगी कि कौन किस क्लास को बिलोंग करता है। तो इसी में हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो करेंगे हम एरिस्टोक्रेसी। अब आप बोलोगे ये एरिस्टोक्रेसी क्या है? देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, आज भी देखते होंगे, अगर कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर का मालिक है, तो उसके जितने भी शौक हैं या जितनी भी चीजें वो हैं, वो इजिली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर, पैसा, सब कुछ होता है। तो एरिस्टोक्रेसी उस टाइम पे यही क्लास हुआ करती थी, मतलब जिन्हें बर्थ राइट अधिकार होता था, जन्म सिद्ध अधिकार होता था क्या होने का, अमीर होने का। वो लोग रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते थे। ठीक है। किसी का कोई भी मतलब जो रॉयल फैमिली होती थी वो एरिस्टोक्रेसी में आती थी। रॉयल फैमिली से मेरा मतलब है जो बहुत ज्यादा पैसे वाले और पावर वाले हुआ करते थे। ठीक है। तो अगर हम एरिस्टोक्रेसी के सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहें या समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है समाज का वो सेक्शन, ठीक है, जिनको बाय बर्थ ये प्रायोरिटी मिली होती है अमीर होने की, या जिनको हम कह सकते हैं दीज वर द पीपल हु हैव स्पेशल प्रिविलेजेस थ्रू बर्थ, मतलब उनको बाय बर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले रहते हैं। ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी में मैंने आपको बोला रॉयल पीपल आते हैं, तो रूलर लोग आते हैं ज्यादातर, जो मतलब एम्पायर को रूल करते हैं। वो उनसे किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है, किसी के भांजा हो सकता है, किसी का चाचा हो सकता है। एनीवन which who belongs to a royal family or royal empire comes under the category of aristocracy. अब all these people were aristocrats, हम उन्हें aristocrats का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी पॉपुलेशन की बात करूं तो इनकी पॉपुलेशन उस टाइम पे यूरोप में बहुत कम थी एज कंपेयर टू अदर क्लासेस, लेकिन इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। डोमिनेंस मतलब क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे, तो इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। और इसी डोमिनेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब जानी मानी क्लास हुआ करती थी। भले ही इनका पॉपुलेशन कम था कंपेयरिंग टू अदर क्लासेस, लेकिन इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। अब हम बात करेंगे आज की इस क्लास में एरिस्टोक्रेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोशली एंड पॉलिटिकली द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अगर मैं यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करूं तो ये सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। सोशली मतलब सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तौर पे। ये नंबर वाइज कम हो सकते थे, लेकिन
अपनी पावर और अपने पैसे के दम पे ये समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा रखते थे। ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, लेकिन इनका जो डोमिनेंस था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि इनके पास क्या थी, बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा पावर थी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, मेंबर ऑफ दिस क्लास यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। जो इस क्लास के लोग थे ये कॉमन लाइफ जीते थे। अब आप कहोगे कि कॉमन लाइफ कैसे? अब देखो, अगर हम अपनी बात करें, वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोगों के स्कूल्स भी जो होंगे नॉर्मल स्कूल्स होंगे, कोई बहुत ज्यादा टाटा बिरला टाइप्स वाले स्कूल में हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, और बिल्कुल जो डाउन होते हैं, जैसे मतलब जिनमें फीस बहुत ज्यादा कम होती है, फीस की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कम होती है, तो मतलब हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम एक मिडिल क्लास स्कूल को इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करूं कि ये लोग एक कॉमन उसमें यूनाइटेड थे, तो ये किस वजह से यूनाइटेड थे? आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ते होंगे, अगर कोई फिल्म स्टार का बेटा है, एक्टर का बेटा है, तो इन लोगों के अपने अलग बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, बिजनेस एम्पायर का, बिजनेस मैन का कोई बेटा, इनके बड़े बड़े, तो इन लोगों का कांटेक्ट आपस में इन्हीं के थ्रू होता है। इन लोगों की पार्टीज जो होती है वो बड़े बड़े होटल्स वगैरह में होती है, जो ये लोग इजिली अफोर्ड कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। तो इसी के थ्रू ये एरिस्टोक्रेट्स आपस में यूनाइटेड थे। मतलब क्योंकि नंबर तो ऑफ पॉपुलेशन तो इनका कम था, लेकिन इनका रहने का तरीका, इनका पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम था, या जहां पर ये लोग पढ़ते थे, जैसे अपनी बेसिक स्टडीज इन्होंने यहाँ करी, उसके बाद ये लोग अब्रॉड जाते थे पढ़ने, तो वो सबका एक कॉमन वो था जिसके थ्रू ये आपस में मतलब यूनाइटेड रहते थे। इनका ड्रेसिंग सेंस, इनका ड्रेसअप वगैरह वो अपने आप में एक जैसा ही था। क्यों? क्योंकि सब हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। तभी मैंने आपको मिडिल क्लास फैमिली और हाई क्लास फैमिली के बीच में कंपैरिजन यहाँ पर बताया। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। जो ये एरिस्टोक्रेट्स फैमिली को बिलोंग करते थे, जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेसी को जो बिलोंग करते थे, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, इनके टाउन हॉल में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, और जो कंट्री साइड यानी विलेज एरियाज हुआ करता था, वहां इनकी बहुत ज्यादा वास्ट उसमें जमीनें हुआ करती थी। तो ये भी इन लोगों में एक कॉमन चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट इज दे स्पोक फ्रेंच बाय पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। उनका जो नॉर्मल बात करने का मोड था, जो लैंग्वेज थी, वो फ्रेंच थी, क्योंकि फ्रेंच का एसेंट ऐसा था कि लाइट लैंग्वेज को डिनोट करता था। तो इनका ये था कि जो भी है, जैसा भी है, मतलब फ्रेंच बोल रहे हैं तो वी बिलोंग टू अ लाइट सोसाइटी एंड ऑल। तो इनका जो बेसिकली आपस में बात करने का जो लैंग्वेज था, या जो भी था, वो फ्रेंच लैंग्वेज ही थी। इसको बहुत लाइट वे में लेते थे। ठीक है, देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। और इन लोगों की जो एरिस्टोक्रेट्स थे, क्योंकि नंबर्स में कम थे, लेकिन आपस में इनके जो लिंक्स बनते थे, या तो सोशल गेट टुगेदर की वजह से बनते थे, या फिर मैरिजेस की वजह से बनते थे। अब अगर मैं बात करूं रॉयल फैमिली की, तो कोई भी रॉयल फैमिली की बेटी किसी किसान के बेटे से तो शादी करेगी नहीं। रॉयल फैमिली की बेटी है तो रॉयल फैमिली के बेटे से ही शादी करेगी। रॉयल फैमिली का बेटा है तो रॉयल फैमिली की बेटी से ही शादी करेगा। किसी पीजेंट्स या वर्कमैन जो नॉर्मल क्लास के लोग होते हैं उनसे तो नहीं करेंगे। तो इनके जो टाइप्स होते थे शादी के, वो भी आपस में ही होते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे की पावर मिला के और ज्यादा पावरफुल हो जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। अगर मैं उस टाइम पे यूरोप की बात करूं, तो यूरोप में जो मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की, वो क्या थी? पीजेंट्री, यानी किसान थे। जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे, ये बहुत ज्यादा कम नंबर्स में हुआ करते थे। इसीलिए मैंने उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया कि आपस में किस तरीके से रहा करते थे। नेक्स्ट इज टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय tenants and small owners, while in the eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized vast estates which was cultivated by serfs। अगर मैं बात करूं वेस्ट की, तो वेस्ट में जो कल्टीवेशन होती थी वो टेनेंट्स करते थे, यानी किराएदार जो होते थे वो करते थे, या जिनके छोटे छोटे फील्ड पोर्शन होते थे वो अपनी कल्टीवेशन अपने आप करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की, तो यहां पर इन्होंने काम करने के लिए किसको रखा गया था? सर्फ्स। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सर्फ्स क्या होते हैं। एक टाइप ऑफ लेबर होते हैं, ये एक लेबर क्लास होती है जो दूसरों की जमीनों पे काम करते हैं। दूसरों की जमीनों पे काम करते हैं, इन्हें उसका पैसा मिलता है, लेकिन इन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। और जो ये कंडीशन होती है लेबर्स की, जो इन सर्फ्स की जो ये कंडीशन होती है जिसपे वो रहते हैं, उसे सर्फडॉम कहते हैं।
ये मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वॉच दिस चैनल अगेन एंड अगेन। थैंक यू।